नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारी सीरीज यूपीएससी स्टोरीज में। आज मेरे साथ अमोल श्रीवास्तव जी हैं। अमोल जी 2018 बैच के आगमट कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और अभी फिलहाल मिजोरम के लॉन्गतलाई डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं। लॉन्गतलाई के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ। नेशनल बॉर्डर्स जुड़ते हैं लॉन्गतलाई के साथ, एक बांग्लादेश का और एक म्यांमार का। और उसके साथ साथ ये ऐजवाल के बाद सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो ये मिजोरम का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इसका एरिया करीब 4572 स्क्वायर फीट है। अमोल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल जी। अमोल जी, अ, आपने अपनी पढ़ाई दिल्ली से नजदीक से ही की है। थोड़ा सा आप बताएंगे कहाँ से सर स्कूलिंग स्टार्ट हुआ था? मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। तो मेरी जो स्कूलिंग है वो भी नोएडा से हुई है। क्लास 12 तक मैं नोएडा में ही रहा और उसके बाद फिर मैंने अपने ग्रेजुएशन करने के लिए मैं वीआईटी वेलोर गया। वो चेन्नई के पास एक शहर है। वहाँ से मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। बीटेक आपने कंप्लीट किया था 2014 में। जी। और मेरे ख्याल से बीटेक कंप्लीट करने के साथ ही आपको जॉब भी एक मिल गया था एज ए डाटा साइंटिस्ट। तो जी जी। वो क्या कैंपस प्लेसमेंट था या आपने जी कोई हाँ, कैंपस प्लेसमेंट था। फोर्थ ईयर में जो कंपनीज आती हैं तो उसमें मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। ये म्यूसिग्मा एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है जो बिजनेस एनालिसिस और डेटा साइंस पे काम करती है। तो एज अ डिसीजन साइंटिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट मैं वहाँ पे रिक्रूट हुआ था। अच्छा अमोल जी, एक चीज बताएं, कब आपके जहन में बात आई कि आपको सिविल सर्विस की तरफ जाना चाहिए? देखिए, मैं यूपी से हूँ और जो मेरी फैमिली है उसमें सब लोग हार्ड वर्क और पढ़ाई लिखाई में काफ़ी विश्वास रखते हैं और उसमें ही फोकस करने को बोलते हैं। तो शुरू से एकेडमिकली मेरा रिकॉर्ड अच्छा रहा है, तो एक अपने आप ही सारे परिवार वालों की तरफ से एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक इंक्लिनेशन डेवलप हो जाता है कि हाँ, अरे तुम तो आईएएस बनोगे, कलेक्टर बनेगा। तो वो वैसा मेरा चाइल्डहुड रहा है। तो एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज हमेशा रहती है कि देश की जो सबसे सुप्रीम सेवा जो है, अगर आप और जिसमें बहुत ही मेहनत से आप अगर अच्छे से पढ़ाई करें और मेहनत से उसकी तैयारी करें तो आप जो आईएएस सेवा है उसमें आपका चयन हो सकता है। तो क्यों ना उसकी तैयारी करी जाए। तो बैक ऑफ द माइंड था। पर कॉलेज के टाइम पे जब सेकेंड या थर्ड ईयर में हम सब लोग होते हैं और जब आसपास जब देखो तो दे आर लुकिंग, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ हायर स्टडी ऑप्शन। कोई एमबीए करना चाहता है, कोई मास्टर्स करना चाहता है, कोई बाहर जाके एमएस करना चाहता है। तब मेरा रुझान ज़्यादा हुआ सिविल सर्विसेज की तरफ, क्योंकि मैंने समझा उस समय मैं थोड़ा मेच्योर भी हो गया था समझने के लिए कि कैसा करियर ऑप्शन है, क्या क्या सर्विस रोल्स रहेंगे, क्या क्या प्रोफाइल रहेंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस रहेंगे। तो उसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। यूपीएससी एक प्रोसेस है, पूरा एक साल लग जाता है एग्जाम में। और जॉब कर रहे हैं, जॉब छोड़ना, उसके बाद तैयारी करना, फैमिली का सपोर्ट कैसा था? फैमिली का सपोर्ट काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स तो कह रहे थे कि जॉब ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट मुझे ऐसा लगा कि स्कूल जो कॉलेज लाइफ होती है वो काफ़ी प्रोटेक्टेड होती है। आपको पता होता है कि आपने चैलेंजेस नहीं फेस किए होते हैं। तो मुझे लगा कि यूपीएससी जैसी जो तैयारी है जिसमें आगे जाके सर्विस में बहुत चैलेंजेस आएंगे, आपको रियल वर्ल्ड फेस करना है, एक आपको एक बड़े से एरिया की जिम्मेदारी होगी, आप जहाँ भी जाएंगे लीडरशिप पोजीशन में होंगे। तो उसके लिए तैयार होने के लिए आपको कहीं कभी तो एक रियल वर्ल्ड में उतरना पड़ेगा। तो कॉलेज के बाद मैंने ही सोचा था कि मैं प्लेसमेंट लेके अगर कोई अच्छी कंपनी मिलेगी तो उसमें मैं ज़रूर काम करके देखना चाहूँगा, जिससे मेरे अंदर एक थोड़ा प्रैक्टिकल और एक रियल लाइफ सिचुएशंस फेस करने का मौका मिले, एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम किया जाता है वो समझ आए।
तो उस दौरान पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा मुझे, एंड थोड़ा उस जॉब से आप फाइनेंशियली स्टेबल भी हो जाते हैं, जिससे आगे जाके आपकी जो तैयारी है उसको आप थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो दोनों चीज़ें मिला के लगभग साल भर मैंने काम किया, और उस साल भर के एक्सपीरियंस ने मुझे काफ़ी मदद किया अपने यूपीएससी की तैयारी में। जुलाई 2015 में आपने जॉब छोड़ी, उसके बाद तैयारी शुरू कर दी। फर्स्ट जी। अटेम्प्ट कैसा रहा? फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा रहा काफ़ी। अगर हम देखें एवरेज यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो होते हैं, मैं लकीली मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच गया था। बट शायद कोई कमी रह गई थी मेरे अंदर, या नहीं, सारे जो चीज़ों सारे स्टेजेस की ढंग से समझ नहीं थी, जो कहीं शायद पैर स्लिप हुआ और आप सेलेक्ट नहीं हो पाए फाइनल लिस्ट में। तो फर्स्ट अटेम्प्ट, बट उस हिसाब से फर्स्ट अटेम्प्ट तक इंटरव्यू तक पहुंचना मेरे हिसाब से काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड उसने मुझे कॉन्फिडेंस बहुत दिया। एक तो सीखने की क्षमता भी बहुत बड़ी मेरी, की फर्स्ट अटेम्प्ट अगर इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं तो कुछ थोड़ी ही कमियां रह गई होंगी 10-20% की, वो दिया। और दूसरा कॉन्फिडेंस भी आ गया कि हाँ, अगर हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो आगे भी कर ही लेंगे। तो उस हिसाब से इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। कई बार जब आप बिल्कुल बढ़िया से लाइफ चल रही होती है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया एग्जाम्स क्लियर हो रहे होते हैं, और ऑल ऑफ ए सडन एक ऐसा एग्जाम आता है, भले वो कितना बड़ा हो, उसमें आप रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में बुरा सा लगता है, और वो रहता है, क्योंकि फेलियर्स को झेलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने अपनी फेलियर को कैसे हैंडल किया? मैंने जैसे आपने बोला काफ़ी सारे एग्जाम्स, मैंने एग्जाम्स काफ़ी दिए। कॉलेज में भी मैंने इंजीनियरिंग का भी गेट भी एग्जाम दिया है, इंजीनियरिंग सर्विस भी दिया है, जस्ट टू से कि क्या है। बट जो एक लगाव और एक जो मुझे इंटरेस्ट मेरा सिविल सर्विसेज के प्रति जो हुआ है, वो किसी और एग्जाम की तरफ नहीं हुआ। तो भले ही फेलियर हुआ, बट कहीं ना कहीं अंदर मुझे ये पता था कि करना है तो यही करना है। क्योंकि इस एग्जाम से और इसकी जो तैयारी है, इसका जो प्रोसेस है, उससे आई कुड कनेक्ट रियली वेल। बाकी एग्जाम्स में वो कनेक्ट नहीं होता था, वो सिर्फ भेड़ चाल है, बाकी लोग कर रहे हैं तो कर लिया। बट इस एग्जाम में काफ़ी था, कनेक्ट काफ़ी अच्छा था। तो भले ही जैसे मैंने आपको बताया, अगर फेलियर भी आया तो पहली बात, प्रीलिम्स में अगर फेलियर होता है तो ज़्यादा बड़ा फेलियर रहता है वो, कि अब पता ही नहीं अगले साल तक क्या करना है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक आ जाए तो उसको मैं इतना बड़ा फेलियर नहीं मानूंगा, उसको मैं बस एक ऑब्स्टिकल मानूंगा। तो मैंने उसको एक ऑब्स्टिकल की तरह ही लिया, और समझने की कोशिश की गई कि जो मेरे साथ के जो लोग थे जो तैयारी कर रहे थे, या जो मुझे लोग इंटरव्यू में मिले जिनका क्लियर हो गया, उनमें ऐसा क्या खास है, उन्होंने ऐसी क्या गलतियां नहीं करी हैं जो शायद मैंने करी हैं। तो वो एक कोर्स करेक्शन और एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की तरह मैंने उस ऑब्स्टिकल या फेलियर को लिया, जिससे कि अगले अटेम्प्ट में मैं और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकूं, और फिर कोई गुंजाइश ना रहे किसी चीज़ की। जो सेकंड अटेम्प्ट आया उसमें कनेक्शन बिल्कुल सही बैठ गया, और आपने ऑल इंडिया 83 रैंक लिया। तो उसमें ऐसा क्या खास तैयारी की थी आपने कि इतने आगे निकल गए आप? उसमें एक खास तैयारी यही करी थी कि जो वही फर्स्ट अटेम्प्ट में जो कुछ गलतियां रह गई, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस में थोड़े नंबर कम थे, इंटरव्यू में भी नंबर कम थे, तो यही थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करा। जो बाकी टॉपर्स हैं उनके जो जिस साल मेरा नहीं हुआ, उस साल जो टॉपर्स निकले उनके वीडियोस देखे मैंने, उनके आंसर कॉपीज जो टेस्ट सीरीज के होती हैं वो सब देखी, कि ऐसा वो लोग अलग क्या लिख रहे हैं, ऐसा वो लोग इंटरव्यू में क्या अलग बोल रहे हैं जो शायद मैं नहीं कर सकता। उस चीज़ पे मैंने काफ़ी काम किया। कुछ एक दो सब्जेक्ट्स जो मेरे वीक थे वो मुझे टाइम मिल गया उनको इम्प्रूव करने का। और बस ये था कि मैंने सेकंड अटेम्प्ट काफ़ी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से दिया था, कि हाँ, अब एक मैंने लिस्ट बना ली थी कि हाँ ये कमियां हैं, इन पे काम करेंगे तो उम्मीद है कि पिछली बार से तो आगे जाएंगे। बट विद गॉड्स ग्रेस एंड मेरे जितने भी बड़े हैं उनका आशीर्वाद की वजह से आई थिंक वो सारी चीज़ें ही क्लियर हो गई उसमें। अच्छा अमोल जी, यूपीएससी की लिस्ट में नाम आना बड़ी खुशी की बात होती है, और बहुत प्राउड फील होता है सबको ही। जब आपका रिजल्ट आया और आप पास हो गए, कैसा लगा? क्या रिएक्शन था? अब तो काफी टाइम हो गया है, 4-5 साल हो गए हैं इस बात को। बट हाँ, वो क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस पहले फील किया है, जब पिछली बार लिस्ट में नाम नहीं आया था। तो
आप जब लिस्ट आई, अब मैं 10 मिनट तक अपने हर कॉम्बिनेशन, अमोल, अनमोल, श्रीवास्तव में एच, बिना एच के कहीं कोई गलती हो गई हो शायद, तो कहीं से तो नाम आ जाए। पर वो हर बार जब वो एक पीडीएफ में आवाज आती है, नो मैचेस फाउंड में, वो हाँ, बीप आता है, भी पाता है। तो वो बहुत आपके हार्ट बीट्स को इंक्रीज कर देता है। तो वो मैं उससे फेस कर चुका हूँ। तो जब अगले साल जब रिजल्ट आ रहा था, तो लिंक आ गया, तो उस समय भी वही पुराने ख्याल ही आ रहे थे कि शायद वो आवाज आएगी, शायद वो आवाज आएगी। और आंख बंद करके बस मैंने अपना रोल नंबर डाला है और आवाज नहीं आई। तो तब लगा कि फाइनली आ जो गया। आपने इतने दिनों से मेहनत की थी वो सफल हो गई। ये मुझे मतलब रैंक से इतना फर्क नहीं पड़ा, बट हाँ, वो जो आवाज नहीं है कि लिस्ट में नाम तो है, क्योंकि जब तैयारी कर रहे होते हैं तो नहीं पता होता कि आईएएस क्या होता है? बनेंगे कि आईपीएस बनेंगे। बस। और 3 साल से तैयारी कर रहे हैं बिना किसी नो कोई बैकअप नहीं है आपका, या उस समय, या सिर्फ उसी की एक उम्मीद पे आप पूरी अपनी आप मेहनत कर रहे होते हैं। तो जब वो नाम आता है तो फ्यूचर से ज्यादा कि हम अब आईएएस बन गए या अब हमारे पास ये मौके आएंगे या लाइफ ऐसे चेंज होगी, उससे फ्यूचर से ज्यादा पास्ट के लिए अच्छा लगता है कि जो हमने पिछले 3 साल में जो मेहनत करी है, पिछले 3 साल में जो सैक्रिफाइसेस करे हैं, या पिछले 3 साल में जो परेशानियां झेली हैं, कम से कम उससे अब आपको छुटकारा मिल गया है। तो मेरे ख्याल से वो पास्ट के लिए ज्यादा अच्छा रिडेम्पशन है एज कम्पेयर टू कि फ्यूचर में आगे क्या होगा। अच्छा अमोल जी, पास हो गए, रिजल्ट आ गया, उसके बाद दुनिया कितनी बदल गई? दुनिया तो काफी बदली है। जैसे मैंने बताया, पहले आप कुछ भी नहीं थे और आपको कुछ पता भी नहीं था कि आप कहाँ जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप 2 साल का एमबीए करते हैं या 2 साल का मास्टर्स करते हैं, तो आपको पता होता है कि अगर 2 साल बाद आपको डिग्री मिलेगी, ये ऑप्शंस हैं कंपनीज में के प्लेसमेंट के। बट इसमें तो आप बस एक उम्मीद पे आप तैयारी कर रहे होते हैं, वो होता है तिनके का सहारा लेके आप बस तैयारी कर रहे होते हैं कि कहीं हम्म। अगर 10% भी गुंजाइश हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो उस रिजल्ट आने के बाद लाइफ काफी चेंज हुई। जो एक हम अनोनिमिटी की दुनिया में जी रहे थे, उससे सडनली आप बाहर आ गए। अगले दिन सारे पत्रकार आ गए इंटरव्यू लेने के लिए। जो भी नोएडा में कोई भी सोशल इवेंट हो रहा है तो वहां से इनविटेशन आ रहा है, कई जगह सम्मानित किया जा रहा है। तो वो सारी चीजें तो रहीं, पर वो सिर्फ 2-3 महीने का ही होता है जब तक आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं। वो और वो बस शुरू की एक जैसे हनीमून पीरियड कहते हैं वो होता हम्म। है। असली लाइफ जो मैं बोलूंगा चेंज एकेडमी जाके होती है, जहां आपको बाकी सारे जो भी देश, पूरे देश के कोने कोने से जो लोग चयनित होके आते हैं, उनके साथ आपकी जब ट्रेनिंग शुरू होती है, तब आपको दिखता है आपने लाइफ में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी कराई जाती हैं जो हमने जिंदगी भर कभी करी नहीं होती हैं, सोचा भी नहीं होता है कि ये सब करेंगे या इन सब चीजों को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। तो आई थिंक दैट हैज बीन अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर मी टू undergo that training, which has brought lot of changes in my life. अमोल जी, मैं जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हो, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। एंड जो भी आपके व्यूअर्स हैं जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं, तो मेरा उनसे बस एक यही कहना है कि आप जो भी करें, जैसे आपने बताया किसी भी क्षेत्र में आप करें, खुद से ऑनेस्ट रहिए। लोग सोचते हैं कि हमें अपने टीचर से या अपने पेरेंट्स से या अपने किसी दूसरे इंसान के साथ हमें ऑनेस्ट रहना है, बट आई फील जब भी हम ऐसे लाइफ में कुछ भी सक्सेस पाना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो खुद से ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो दूसरों को कॉपी करने की मत सोचिए। अभी भी जैसे अगर मैं यूपीएससी की किसी को गाइडेंस देता भी हूँ, तो उनको ये लगता है कि गाइडेंस से ज्यादा मुझे आपके नोट्स मिल जाएं, मुझे आपकी बुक्स मिल जाएं। तो वो इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं कि नोट्स और बुक्स का मतलब नहीं होता है। जो आपका एक तरीका होता है कुछ भी काम हम्म। करने का, पढ़ाई करने का, अपना टाइम मैनेज करने का, अपना डेली शेड्यूल मैनेज करने का, वो खुद खुद पे डिपेंडेंट रही है। अगर आप अपने पैर पे नहीं खड़े हो सकते इस चीज के लिए, तो फिर आप आगे कैसे उम्मीद करेंगे कि आपकी लाइफ में और बड़े चेंजेस आएंगे। तो कई लोग मुझसे जब ऐसे सवाल पूछते हैं कि ये कैसे करें वो कैसे करें, तो मैं उनसे बस यही बोलता हूँ कि आज अगर आप अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आगे जाके आप देश के लिए डिसीजन कैसे लेंगे। बात तो सही है।
अपने अंदर आप इतना कॉन्फिडेंस लेके आइए कि आज आपको बस अपनी लाइफ मैनेज करनी है, जिससे कल जाके आप औरों की जिंदगियां सुधार पाएंगे। बहुत बढ़िया बात यही बोली कुछ हम। चीजें हैं जो सारे जो भी यंगस्टर्स हैं उनको अपने अंदर ये सोचना चाहिए कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ और ऑनेस्टी के साथ हमें उस चीज पे काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात बोली अमोल जी। तो आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, और आपने जो अमोल जी चीज़ें बताई हैं, मेरे ख्याल से यंगस्टर्स अगर उसको फॉलो करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। आपका जो करियर है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आप बेहतरी की तरफ मूव करेंगे। अमोल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अभी आप यंग हैं, आपको बहुत दूर तक का सफर तय करना है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़े दिनों बाद मैंने ऐसे किसी से बात की है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। होपफुली आपके चैनल के थ्रू हम जो भी आपके व्यूअर्स हैं उन तक हम एक अच्छा संदेश पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू।